क्या है, पृथ्वी के श्वासोच्छ्वास के स्थान उठते ही धुंधलेपन में कच्चे घर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेल के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बड़ी गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। यानी पृथ्वी को बता रहा है उच्छ्वास, यानी सांस लेते हैं, उच्छ्वास में सांस लेते हैं। और उठते हुए धुंधलेपन से कच्चे और आगत, यानी जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो अपन सांस लेते तो धुआं निकलता है ना, वैसे वहाँ के घर की स्थिति को बताया गया है कि पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर दूर तक फैले तरबूज और तरबूज के खेत अपने सिरकी और फूस के टिट्टियों और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप के स्मरण याद दिलाते हैं। यानी बता रहा है कि वहाँ का दृश्य जो गंगा के थे, खपरेल के बने हुए घर थे, वहाँ पे घास फूस की चींटियों के स्मरण रखा, और वहाँ पे उसकी जो तरबूज के पेड़ थे उसकी रखवाली, उनके जो झोपड़ी बने थे वो कैसे पर्णकुटियों के समान लगते थे। पर्णकुटी किसके समान दिखते थे? किसी द्वीप के समान दिखते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे, यानी संध्या का समय था। तब मैंने दूर से एक छोटा सा काला धब्बा आगे देखा। तब अंधेरा का समय था, कोई आता तो कैसा दिखता है? एक दाग के समान, एक छोटा सा धब्बा के समान, वह घिसा ही होगा। उन्हें आभास हुआ, सख्ती से जान रहा था, उसमें संदेह नहीं था। क्या लिया? मैंने दूर से जान लिया। गुरु साहब को विदा देना था उसे। नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना से शक्ति जान रहा था। अब क्या था कि लेखिका जाने वाली है। सभी लोग अपने बच्चों, अपने गुरु को गिफ्ट देते हैं ना, तो वो भी अपने शक्ति के अनुसार देना चाहता था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे कितनी सरल नम्रता, मेरे विच्छोह की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है, जानना मेरे लिए शेष रह गया था। यानी कितना उनसे बिछड़ने का जो दुख होता है वो लेखिका को पता नहीं चला, वो जान नहीं पाई। ऐसा सोच रही थी कि निकट आने पर देखा कि धूमिल गोधीली बादामी कागज पे काले चित्ते के समान लगने वाले नंगे बदन घिसा एक तरबूज दोनों हाथों में संभाले हुए थे। यानी वो शाम के समय में आया था, उसके पास कपड़े लत्ते तो ज़्यादा नहीं थे, और हाथ में एक तरबूज लेकर लेखिका को गिफ्ट करने आया। वो मन ही मन बहुत ही हर्षित लक्ष्य था, यानी खुश था। चारों ओर गहरे हरेपन से कुछ खिले बंद गुलाबी फूल जैसे जान पड़ते थे। कौन? जो तरबूज था। घिसा के पास ना पैसा था ना खेत, तो वह क्या चुराया? लेखिका सोचती कि तरबूज मेरे लिए लाया तो कहाँ से लाया। मन में संदेह हुआ। फिर तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना बिछाने के लिए मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर इस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, वो अपने सोने था। वो ऐसा कहावत है कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, वैसे ही घिसा था। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था, कि मतलब उसे पता था कि लेखिका जाना चाहती है। उसने मन भी बना लिया था कि लेखिका को क्या देगा? तरबूज देगा। लेकिन क्या था कि जहाँ खेत था वह खेत वाला लड़का उसकी नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी। तो वो क्या शर्त रखता है कि तुम मुझे कुर्ता दोगे तो मैं तुम्हें तरबूज दूंगा। घिसा तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता? ठीक है, यानी वो सोचा कि अगर मैं लेखिका को गिफ्ट नहीं दूंगा और तरबूज नहीं लूँगा तो इस शर्ट का क्या करूँगा। तो उससे क्या आता है, इससे कुर्ता तो दे आया, पर गुरु साहब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में कुर्ता पहनता ही नहीं। यानी अब गर्मी का मौसम था, आप समझ गया कि तो वो क्यों दिया है, क्योंकि गर्मी में वैसे भी गरीब आदमी था, बचपन से अर्धनग्न रहता था, तो उसे गर्मी में वैसे भी गर्मी लगती, तो कुर्ते पहनने की ज़रूरत ही नहीं थी। तब गुरु साहब ना ले तो घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। अब लेखिका को टेंशन थी कि अगर इस स्थिति में वो उसका तरबूज नहीं लेती है तो घिसा को बहुत दुख होगा। और उसे दूसरी बात चिंता थी कि अब रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा। छुट्टी के बाद उसकी पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिखा सकेगा। अब वो अपने स्नेह से मतलब उस बालक के सिर पर हाथ रखकर भाववित तरीके से निश्चल होकर उसी टच के किसी गुरु, किसी शिष्य से ऐसी दक्षिणा मिली होगी जाती है, और अपने मन में सोचते हैं कि ऐसी गुरु दक्षिणा कभी ही किसी गुरु को किसी शिष्य ने दी होगी, कि अपना नया कुर्ता लेकर अपने गुरु के लिए उसने क्या खरीदा था? तरबूज खरीदा। फिर घिसा के सुख का विशेष प्रबंध
कर मैं बाहर चली गई। लेखिका कहती है कि मैं मतलब उस समय उनसे जितना हो सकता था पूरी व्यवस्था की और वहाँ से चली जाती। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका तब ईसा उसके भगवान जी के सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे के थे। यानी अब वो लेखिका वहाँ से चली जाती है। जब वो कुछ दिनों के बाद स्वस्थ होकर वापस फिर से उसी गांव में आती है तो उसे पता चलता है कि वो सदा के लिए इस दुनिया से चला गया है। इस प्रकार लेखिका को उस बालक की स्मृति मन में हमेशा बनी रहती है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। एक बार आप बुक पढ़िए, मैंने समझाया उसको समझिए और देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और फिर मुझे बताइए। थैंक यू।